हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है हमने अभी, और उसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 फिनॉल, ईथर एंड अल्कोहल्स, जिसमें हमने अल्कोहल स्टार्ट किया है। अल्कोहल का कुछ पोर्शन हमने कल स्टार्ट कर दिया था अपनी फर्स्ट क्लास में, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन, क्या होता है अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल, उसका नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम का नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक वाला नॉमेनक्लेचर, इतना सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं अल्कोहल का। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है वो मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है ये। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये OH वाला पार्ट है, ये जो हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर अल्कोहलिक जो ग्रुप है, वो कार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन के कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इट मींस कि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। हम ये कैसे देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 3 + 1 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट होंगे। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में यहाँ पे हम देखेंगे कि तीन हमारे हाइड्रोजन एटम है CH3 में, तो 3 जो है वो हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ है हमारे पास 4 में से, तो जिसके साथ ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी ओवरलैपिंग है, यहाँ पर हेडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो सारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है, इट इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोकार्बन के साथ ये अटैच है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात आती है, तो जो बॉन्ड एंगल है, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसका बॉन्ड एंगल होता है स्टूडेंट्स 109.5। बट यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा सा कम है, स्लाइटली लेस देन द रेगुलर बॉन्ड एंगल, उससे थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम इसलिए बिकॉज यहाँ पर VSEPR थ्योरी पढ़ी होगी स्टूडेंट्स आपने, क्लास 11 में अपनी पढ़ी होगी कि यहाँ पे एक इंटरेक्शन मिल रहा है, वो है LP BP इंटरेक्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन के कारण या VSEPR थ्योरी के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाला इंटरेक्शन भी प्रेजेंट है यहाँ पे, प्लस यहाँ पर लोन पेयर वाला इंटरेक्शन भी प्रेजेंट है। तो उसके कारण यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हो गया है। दोनों ही टाइप के इंटरेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, LP BP एंड LP लोन पेयर इंटरेक्शन, बोथ आर प्रेजेंट हियर। वरना जो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें बॉन्ड एंगल होना था 109.5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर CO बॉन्ड लेंथ जो होगी, कार्बन ऑक्सीजन वाली जो बॉन्ड लेंथ है उसका यहाँ पर मैंने वो लिखा हुआ है कि CO बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है 142 पिकोमीटर है। इसकी जो लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो 142 पिकोमीटर होगी। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है या मिथाइल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है, इट इज पोलर इन नेचर। ये पोलर है, पोलैरिटी है इसमें। पोलर का मतलब ये होता है जहां पर चार्ज का सेपरेशन हो जाए, ओके, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस आ जाए। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 एलिमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे हम मिथाइल अल्कोहल का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। और हाइड्रोजन तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये हमको अच्छे से पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। ओके, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको ऑक्सीजन जो होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
स्ट्रक्चर देते हैं कि आपने प्लस आई इफेक्ट पढ़ा होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्लास 11 में आपने पढ़ा है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि ऐसे ग्रुप, ये जो इफेक्ट है वो जनरली अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो शो करते हैं। इस इफेक्ट में वो क्या करते हैं, जिस भी एटम से अटैच होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट का मतलब यही है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं जिस भी एटम से वो अटैच होते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो ऑक्सीजन में एक अल्काइल ग्रुप भी अटैच है जो कि प्लस आई इफेक्ट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इससे भी वो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, जिससे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन भी यहाँ पे अटैच है। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, तो वो चाहेगा ही कि जितने ज्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, हाइड्रोजन उतना ज्यादा उससे अटैच होना चाहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। इसी से ही जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो डाईपोलर बन जाता है। ओके, डाईपोलर, डाई मीन्स टू, पोलर मतलब टू ऑपोजिट पोल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो कार्बन का साइड जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला साइड होगा, ऑक्सीजन वाला साइड होगा, दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और कार्बन वाले साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिससे यहाँ पर दो ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर हमको मिलेंगे या दो डिफरेंस मिलेगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में, दैट इज कॉल्ड डाईपोलर। और इसी में को ही हम एक और वर्ड बोलते हैं, दैट इज डाईपोल मूवमेंट। डाईपोल मूवमेंट, ये सब आपने 11th में ये सारे टर्म्स पढ़े हैं। तो ये वैल्यू मैंने लिखी है। इसके डाईपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी, डाईपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी 1.71 डिबाई इसकी यूनिट है। ओके, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। हमने मिथाइल अल्कोहल का एग्जांपल लिया था यहाँ पर। आपको ये बहुत जरूरी है ये याद रखना, क्योंकि आगे जब हम एसिडिक कैरेक्टर पढ़ेंगे तो आपको ये पोलैरिटी काम आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो भी डाईपोल मोमेंट को शो करता है। क्यों शो करता है, बिकॉज यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अल्काइल पार्ट अटैच है जो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। उस प्लस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसकी तरफ इंक्रीज करता है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा वो तो चाहेगा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करना, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जो आपका हाइड्रोजन है। ओके, तो जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एटम में इंक्रीज हो रही है। पहला रीजन है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट और सेकंड ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, जिससे ये डाईपोलर या डाईपोल मूवमेंट को शो करेगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी आपने स्टूडेंट्स क्लास 11 पे बहुत अच्छे से पढ़ा है। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स जो होते हैं ये भी आपको पता है। आइसोमर्स क्या होते हैं कि जिसमें हम, आइसो मतलब होता है सेम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेम रखते हुए हम कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ओके, तो उसमें हम फर्स्ट टाइप, आपने 11th में बहुत अच्छे से इसको पहले ही आपने 11th में पढ़ा है। तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देखते हैं। अभी हम सिर्फ अल्कोहल के का ही आइसोमेरिज्म रीड करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलेंगे, सारे आइसोमेरिज्म हम उसी एग्जांपल के लिए पढ़ेंगे। हम फॉर्मूला लेते हैं C4H10O, ये हमने ब्यूटेनॉल लिया है। ओके, तो फर्स्ट जो आइसोमेरिज्म है वो चेन आइसोमेरिज्म है। वो बहुत सिंपल है। चेन आइसोमेरिज्म क्यों होगा, कितनी डिफरेंट चेन आप उसकी बना सकते हैं। तो इसका आइसोमर फॉर्म करना भी बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। पहला आइसोमर बनाना तो चेन आइसोमर में, आइसोमेरिज्म में बहुत इजी है। फर्स्ट आइसोमर आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट चेन बनानी है, CH2 CH2OH। ओके, पहला बन गया स्ट्रेट चेन। आपको काउंट कर लेना है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम होने चाहिए, 10 हाइड्रोजन होना चाहिए एंड 1 ऑक्सीजन। तो 4 कार्बन एटम है यहाँ पर, 3 2 5 2 4 एंड 1 10 यहाँ पर हाइड्रोजन एटम भी है एंड 1 ऑक्सीजन। अब नेमिंग भी हम कर लेते हैं। तो हमने बताया था कि स्ट्रेट चेन जब भी होगी तो हम उसके लिए प्रीफिक्स ऐड करेंगे N फॉर नॉर्मल, और 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोकार्बन कितने एटम का है, 4 कार्बन एटम का, तो ब्यूटेन। और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो ऑल या अल्कोहल है।
उसके लिए ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एन ब्यूटेनॉल। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, पहला आइसोमर तो हमने फॉर्म कर लिया, दिस इज फर्स्ट आइसोमर, चेन आइसोमर। सेकेंड आइसोमर में आप इसको कितने डिफरेंट तरीके से इसकी चेन बना सकते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट ऐड करना होगा। इसके लिए हमको एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला विल बी सेम, फॉर्मूला सेम होगा, जो एटम के नंबर है वो कुछ भी चेंज नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम विल बी द सेम। तो हम ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ सेकेंड कार्बन एटम में, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में तो ये वैसे भी यहाँ पर है, ओके। IUPAC जो नेम है, IUPAC जो नेम है वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो आइसोमर कहलाएगा। तो हम यहाँ से इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। जब हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज वैलेंसी भी हमको खाली करनी पड़ेगी, कार्बन जो होगा टेट्रावैलेंट होगा, ओके। तो यहाँ पर देन इट विल बिकम लाइक दिस CH3। सेकेंड कार्बन एटम में हमने लास्ट वाला जो मिथाइल ग्रुप था वो शिफ्ट किया, देन इट विल बिकम लाइक दिस, और बाकी एक हाइड्रोजन था उसको हमने कुछ नहीं किया, एक ही हाइड्रोजन हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ ले आए, हाइड्रोजन को हमने इस कार्बन एटम को दिया और मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया वैलेंसी को खाली करने के लिए, ओके। CH2OH ये बन गया सेकेंड इसका चेन आइसोमर। अब हम इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, IUPAC नेमिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2। सेकेंड नंबर के कार्बन एटम में कौन सा सब्स्टिट्यूट है, मिथाइल, तो दैट इज मिथाइल। टोटल कार्बन में कितने नंबरिंग किए आपने, कितने कार्बन में नंबर दिए हैं, 3 कार्बन एटम में, तो प्रोपेन 1 और फर्स्ट कार्बन एटम में अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इस तरीके से हम इसके चेन आइसोमर फॉर्म कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड इज पोजीशन आइसोमर, ये तो और सिंपल तरीका है, हम सेम एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। पोजीशन आइसोमर, आप कितने पोजीशन में OH ग्रुप को रख सकते हैं, फर्स्ट में रखा तो फर्स्ट वाला बन जाएगा, एक आइसोमर बन जाएगा, सेकंड पोजीशन में रखा तो सेकंड आइसोमर बन जाएगा। तो हम देखते हैं सिमिलर, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नेमिंग डिफरेंस, नेम अलग होना चाहिए। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर आप करेंगे IUPAC, तो उसका जो नेम है वो अलग होना चाहिए, तभी वो डिफरेंट आइसोमर कहलाएगा। तो हम फिर से देखते हैं, पहले से फिर से हम वही लिख लेते हैं, पहला वाला फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब फिर से नेमिंग करेंगे तो पता ही है ये क्या है, 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या है 1 ब्यूटेनॉल, ओके। अब हम इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कहाँ कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे नेमिंग भी में डिफरेंस आना चाहिए, नाम भी अलग होना चाहिए और फॉर्मूला में भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, फॉर्मूला वही रहना चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम और वो सब कुछ सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ से फर्स्ट कार्बन एटम में हमने रख दिया, अब हम इसको सेकेंड कार्बन एटम में पुट करेंगे, CH3 CH2 CH, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, देन CH3, ओके। तो अब हम नंबरिंग करेंगे, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, थर्ड कार्बन एटम में आ रहे हैं। मैंने कल भी अपने लेक्चर में बताया था कि हमको नियरेस्ट जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 3 एंड 4, अब 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम में इसको आपने नंबरिंग किया तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आप नंबरिंग कर सकते हैं, ये दो। हाँ, अब एक और बात आती है कि क्या हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं और फिर से एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, हम ऐसा करके देखते हैं। CH3, अब हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ शिफ्ट कर दिया इस तरीके से, तो क्या ये बन सकता है। अब हम इसका जब नाम देंगे तो फिर से हम जहाँ से ये नियरेस्ट होगा वहीं पे नंबरिंग करेंगे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका नाम तो सेम वैसा ही हो जाएगा जैसा कि हमने सेकेंड वाला जो आइसोमर है वो बनाया। इसका मतलब इसके दो ही पोजिशनल जो आइसोमर हैं वो पॉसिबल हैं, एक तो 1 ब्यूटेनॉल एंड सेकेंड वन इज ऑफ 2 ब्यूटेनॉल, ओके स्टूडेंट्स। तो पोजीशन आइसोमर इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ पोजीशन चेंज करके देखना है, नेमिंग में डिफरेंस आना चाहिए। थर्ड देखते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मैंने कल पे आपसे कहा था आपको फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन है, ओके, तो हमको ऐसा फंक्शनल ग्रुप देखना है जिसके पास एक ऑक्सीजन हो। तो हमको पता है कि ईथर जो है ROR एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास एक ऑक्सीजन है।
वैसे तो कीटोन भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास एक ऑक्सीजन है बट एक कार्बन एटम भी है उसके पास। ओके, अब बाकी हम देखेंगे तो एस्टर, उसके पास 2 कार्बन एटम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 कार्बन एटम है। तो हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि बाय कीपिंग द फॉर्मूला सेम कितने डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर हम उसके बना सकते हैं। तो पहले में हमने अल्कोहल है तो हम अल्कोहलिक ग्रुप तो रखेंगे ही फंक्शनल आइसोमर में, पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल तो होगा ही। उसके अलावा कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको रखते हुए हम एक और आइसोमर या और भी आइसोमर उसके बना सकते हैं। तो हम पहले तो बनाते हैं वही जिसका हम देख रहे हैं आइसोमेरिज्म, अल्कोहल तो बनाएंगे ही। तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये बन गया पहला फंक्शनल आइसोमर, जिसमें हम पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्कोहल है। ये तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने बोला ईथर भी एक ऐसा है जिसके पास एक ऑक्सीजन है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप है। तो हम ईथर भी बना के देखते हैं। अब ईथर का फॉर्मूला है ROR या फिर ROR' ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हम बनाकर देखते हैं। ओके, तो हम ये बनाते हैं। हमारे पास 4 कार्बन एटम है, पहले एक ऑक्सीजन रख दिया हमने, हमारे पास 4 कार्बन एटम है और 10 जो है वो हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 2 4 कार्बन एटम हो गए हमारे, 5 5 10 जो है वो हाइड्रोजन एटम भी हो गए। तो ये बन गया, ये तो पता ही है ब्यूटेनॉल है। ये क्या बन गया हमारा, ये ब्यूटेनॉल है पहला फंक्शनल आइसोमर। और सेकंड जो बना वो है डाई, हम ये ईथर है तो 2 साइड इसके अल्काइल ग्रुप हैं। कौन से अल्काइल ग्रुप है, इथाइल, तो 2 है इसीलिए डाई। कौन सा अल्काइल पार्ट है, इथाइल, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ईथर, तो डाई इथाइल ईथर। ओके, तो इस तरीके से हम फंक्शनल आइसोमर बना सकते हैं। अब मैंने बोला कीटोन में भी है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन वाला है, तो हम वो भी बनाकर देखते हैं। जैसे हमने बना लिया कीटोन। ओके, अब हमारे पास एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन भी चला गया, हमारे पास 3 कार्बन एटम बचे हैं। तो हम 2 यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, एक यहाँ पर लेकर देखते हैं क्या इस तरीके का बन सकता है। तो हम यहाँ पे 5 और 3 हो गया 8। ओके, तो यहाँ पर कार्बन के नंबर तो मैनेज हो रहे लेकिन हाइड्रोजन के नंबर मैनेज नहीं हो रहे, मतलब ये वाला आइसोमर जो होगा वो फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो फंक्शनल आइसोमर है वो भी फॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड लास्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये भी आपने पढ़ा होगा। 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो अभी हम पढ़ रहे थे। दूसरा होता है जो होता है आपका ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ते हैं, सिस ट्रांस वगैरह जो पढ़ते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल ये सारे जो है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये हम देखते हैं। तो नाम से आपको समझ आ रहा होगा ऑप्टिकल इज ड्यू टू लाइट के कारण। हम देखते हैं डी ग्लूकोज है ना, एल ग्लूकोज, ये क्या है, डेक्सट्रोज होती है, शुगर जो होती है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, डी शुगर हम लैब में भी देखते हैं, बॉटल में लिखा रहता है डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। तो ये क्या है, तो ऑप्टिकल, ये भी हमने 11th में अपने पढ़ा था, स्टडी की थी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो है कि जब किसी भी, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसके पास सिंगल वेवलेंथ हो। कोई भी जब लाइट रेडिएशन आती है उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती है, अलग अलग रेडिएशंस होती हैं। तो अलग अलग रेडिएशन होगी तो हम नहीं समझ पाएंगे कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ने कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन को में चेंज लाया है या कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन इसको एब्जॉर्ब किया है। तो इसीलिए हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज करते हैं। ओके, मान लो ये आपकी वो वाली लाइट है जो नॉर्मल लाइट है, ये हर डायरेक्शन में जा रही है, इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट में पहले चेंज करते हैं। पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस पोलैरिमीटर में हम इसको लाइट को पास करते हैं जिससे वो प्लेन पोलराइज्ड सिंगल डायरेक्शन वाली, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट बन जाती है। उसको हम सॉल्यूशन से फिर पास करते हैं, जो भी सॉल्यूशन हमने लिया है जिसका हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। तो अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है तो वो
ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। अगर वो राइट साइड रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो वो डी फॉर्म कहलाता है डेक्स्ट्रो। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो वो एल फॉर्म कहलाता है लीवो रोटेटरी। ओके, तो अब पहली बात ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि डी और एल फॉर्म होंगे। कौन है ऐसा मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा? तो उसके लिए आपको ध्यान होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है दैट द कार्बन एटम शुड बी कायरल। जो कार्बन एटम है वो कायरल होना चाहिए। कायरल होने का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ कायरल होने का मतलब ये है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, तो उसकी चारों वैलेंसी में डिफरेंट डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होने चाहिए। हमने इसी का एग्जांपल लिया है ब्यूटेनॉल का, तो हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो पहले में हम इसमें CH3 ऐड कर देते हैं। सेकेंड में तो हमको पता ही है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होगा ही होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट में हम यहाँ पर जो अटैच करते हैं वो CH2 CH3 अटैच कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। ओके, हम फिर से फॉर्मूला देख लेंगे, C4H10O फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 3 2 5 एंड 3 8 और 2 10। ओके, अब कायरल एटम क्या है? तो देखेंगे कि ये कायरल है, क्यों है? क्योंकि इसके टेट्रावेलेंट है, ये जो कार्बन है उसके पहली वैलेंसी में हाइड्रोजन है, सेकंड में मिथाइल ग्रुप है, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर आपका इथाइल ग्रुप है। ओके, अब हम यहाँ पर मान लो कोई मिरर रखते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है? पहला क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया कि कार्बन एटम शुड बी कायरल, कायरल होने चाहिए, इसकी चारों वैलेंसी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो होने चाहिए। अब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये इसको रोटेट कर देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो रोटेशन से इसकी इमेज जो है मिरर इमेज बनेगी, वो हमको देखना है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। तो जो मिरर इमेज बनेगी, यहाँ पर आ जाएगा आपका H और यहाँ पर आ जाएगा OH, ये इसकी मिरर इमेज बनेगी जस्ट ऑपोजिट। तो इसे यही ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगा कि जो मिरर इमेज है वो इसके डिफरेंट बनेगी। ओके, मतलब ये एक दूसरे में सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी, तो वो दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, वो जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये अगर D फॉर्म है तो ये L फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी भी जो है कोई मॉलिक्यूल शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो आइसोमेरिज्म है वो फिनिश होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी रिवीजन के लिए टाइम मिलना चाहिए। तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। कल का जो होगा नेक्स्ट जो होगा हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।